नमस्कार दोस्तों, ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राहुल गांधी तथा कथित वोट चोरी का जो शिगुफा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और विपक्षी दलों को फिर से इस मुद्दे पर एकजुट करने का करिश्मा दिखा चुके हैं। सोमवार को पार्लियामेंट और चुनाव आयोग के दफ्तर के बीच जहां बैरिकेड लगी हुई थी वहां पर बड़ा तालियां वालियां पीटी जा रही थी। कोई बैरिकेड लांग रहा था, फांद रहा था, कूद रहा था। राहुल गांधी भी पूरे मूड में दिखाई दे रहे थे। टीएमसी की दो महिला सांसद बेहोश हो गई। एक पूरा सीन क्रिएट किया गया। अब हालात क्या हैं? 3 राज्यों के चुनाव आयोग सीईओ उनको नोटिस थमा चुके हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा। और तीनों ने कहा है कि जो आपने आरोप लगाए हैं वोट चोरी के, गड़बड़ियों के, अपात्रों को सूची में रखने के, पात्रों को सूची से बाहर निकालने के, इसे साबित करिए, वो दस्तावेज पेश करिए, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। एफिडेविट मांगे जा रहे हैं राहुल गांधी से। एफिडेविट से राहुल गांधी भाग रहे हैं। और इस समय का बड़ा धमाका जब हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफा मांगा गया था। और इस्तीफा क्यों मांगा गया था? क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के इन आरोपों को क्रिटिसाइज किया था कि वोट चोरी हो रही है, मतदाता सूची में फेक मतदाता जोड़े जा रहे हैं। उनका कहना यह था, मंत्री महोदय का कहना यह था, और इनका नाम है राजन्ना। इनका कहना यह था कि जब मतदाता सूची का रिवीजन हुआ, जब मतदाता सूचियों का कहना चाहिए कि उसमें संशोधन हुए, तब तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। तो फिर ये सवाल उठाने का क्या मतलब है कि महादेवपुरा में 1 लाख जो है वो वोटों की गड़बड़ी कर ली गई या वोटों की चोरी हो गई। तो बताते हैं कि हाई कमान नाम जरा थोड़ा भारी भरकम सा लगता है। तो हाई कमान बड़ा नाराज हुआ और कहा कि देखो, हमारे युवराज इतना पसीना बहा रहे हैं, सड़कों पर इतने लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये मंत्री कर्नाटक का, हमारी बिल्ली हमें मियाऊ, तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हवा निकाल रहे हैं सारे अभियान की। इनसे इस्तीफा ले लो। इस्तीफा ले लिया गया है। लेकिन पार्टी के भीतर भी ऐसे बहुत लोग हैं जो राहुल गांधी के इन तौर तरीकों से, इन आरोपों से, इन टैक्टिस से बिल्कुल सहमत नहीं है। और पार्टी के भीतर ही अब असंतोष की ज्वाला भड़कती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक तिवारी जी। कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। द अभिषेक तिवारी शो चलाते हैं और बहुत कामयाब चैनल है। उन्हीं के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको प्रणाम तो सर, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। तो बिहार में आप पटना में बैठे हैं, वहां से जो आपने अग्नि प्रज्वलित की थी, बल्कि तब तो ज्योति ही थी, अब वो अग्नि प्रज्वलित हो गई है। अब तो राहुल गांधी पर ये आरोप लग रहे हैं कि जो केरोसिन छिड़का हुआ था, जिसके बारे में वो बता रहे थे, उसको अब दियासलाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो दियासलाई इतनी गीली हो गई है इस मानसून के मौसम में कि आग लगी नहीं पा रही है। बिल्कुल आग नहीं लग पा रही है, और आग लगेगी कैसे? आपने परमानेंट जो, देखिए, एक्सपर्ट को ये सब काम करना चाहिए। आज जो सदन में प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, ये लोग आंदोलन के एक्सपर्ट तो नहीं है। आप तो जानते हैं सर कि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हारे थे अखिलेश यादव, तो पिच क्यूरेटर योगेंद्र यादव ने कहा था कि भाई हमने तो पिच बना दी थी। अरे भाई साहब, वोट चोरी हुई, जो भी ड्रामा आपको करना है, तो आप ड्रामा एक्सपर्ट तो नहीं है, आप तो आंदोलनजीवी है नहीं। इससे एक और बात, हाँ, भारत में बेरोजगारी का स्तर तो बढ़ेगा, क्योंकि मेन आंदोलनजीवी ही इस आंदोलन से गायब है। अब महुआ मोइत्रा कितना भी ड्रामा कर ले,
वो जो हरियाणा वाली आंटी है वैसा नहीं एक्सप्रेशन ला पाई, ये लगा कि फर्जी बेहोश हो रही हैं। बस में करोड़ों महिलाएं प्रतिदिन ट्रेवल करती हैं सर, कोई बेहोश नहीं होता। ऐसा क्या हो गया कि बेहोश हो गई? ऐसा कौन सा काम हो गया? तो योगेंद्र यादव बेरोजगार हो गए, प्रशांत भूषण बेरोजगार हो गए, उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा करने वाले रवीश कुमार को आपने नहीं पूछा, आपने अजीत अंजुम को नहीं पूछा। इसका मतलब तो यही है कि जो 7 समंदर पार में था, वो सोरस वाला पैसा शायद कम पड़ गया। हाँ, भूरिका की गई थी वहां पे यूएसए में, और उसके बाद हो सकता है भूरे काका से मुलाकात हुई हो, डीप स्टेट को पूरा मौका मिल गया ट्रम्प के बहाने कि चलो हाँ खेल खेलते हैं, और इस खेल में शामिल हुए लोग। अब भारत के अंदर जो प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास में ये अंतिम प्रयास है। और दूसरी बात जो मैंने आपने कही कि बिहार में जो प्रज्वलित की थी मैंने अग्नि, ऐसा है सर कि ये बात जब मैं कह रहा हूं कि राजद और कांग्रेस दोनों मिलके शायद भी ये चुनाव सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये चुनाव इनके हाथों से दूर, बहुत दूर निकला जा रहा है। उसके कारण है सर, आप बताइए सर, ये जो पूरा ड्रामा हुआ है वोट चोरी का, इसका मकसद क्या है? यही है ना कि चुनाव आयोग में पारदर्शिता से काम हो, मरे हुए लोग, फेक वोटर आईडी कार्ड, जो भारत के नहीं है वोटर, उनको हटाया जाए, यही है ना? तो एसआईआर में कौन सा काम हो रहा है? बिल्कुल। एसआईआर में तो वही होना, तो फिर तो ये उल्टा काम हो रहा है। एक तरफ आप वोट चोरी का एलिगेशन लगाते हैं, दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग एसआईआर कर रही है तो उसके विरोध में खड़े हैं। ये ऑड डे इवन डे चल रहा है। और ये लोग जो सोचते हैं ना कि बिहार की जनता बेवकूफ है, बिहार की जनता कुछ नहीं समझती, बिहार की जनता तो सर इनके संविधान वाले झांसे में भी नहीं है। पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में अलग हवा चली थी, लेकिन बिहार में वो हवा बिल्कुल नहीं छू पाई। बिहार का वोटर बहुत समझदार है सर, वो ठोक बजा के समझता है, उसके बाद वोट करता है। उसका एक और कारण है, बिहार में राजनीतिक रूप से जागरूकता। अब आप समझिए सर, एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ लालू प्रसाद यादव, उस मतलब 2 वर्ष के बीच में एक कम वर्ष कौन है, उसको चुनना कितना टफ काम है, फिर भी लोग चुन ही लेते हैं। हालांकि नीतीश कुमार का मैं कम से कम विकास के कार्यों का मैं प्रशंसक आदमी हूं। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने कई मार्वेलस काम किए बिहार में, और कोई तुलना नहीं है राजद की सरकार के साथ। तुलना उसके साथ होती है जो कंपैरिजन हो। अब मैं जवागल श्रीनाथ की बल्लेबाजी का राहुल द्रविड़ की बल्लेबाजी से तुलना करूं तो ठीक बात नहीं है। एक अच्छा गेंदबाज है, एक अच्छा बल्लेबाज है। सही है। तो राजद खानदान संवैधानिक पद पर रह के घोटाला, लूट, अपहरण उद्योग, इन सब की बात हो तो ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे कि वो विकास करे, वो तो उसके बस का नहीं है, और बिहार की जनता जानती है। अब आज चिराग पासवान ने एक और बात बोली है सर, ये पूरा वोट चोरी पर ही आ रहा हूं, उसने बड़ी अच्छी बात बोली है। एएनआई का तो मेरे पास, एएनआई बोल रहा हूं, AIANS का सब्सक्रिप्शन भी है, तो मैंने चलाया था वो। इसमें सर उसने एक बात बोली कि अगर वोट चोरी हुआ है तो कोई याद दिलाए राजकुमार को कि कर्नाटका में सरकार किसकी है, और वहां पे रिवीजन जब हो रहा था तो किसके अंदर हो रहा था। तो चिराग पासवान का तो आप इस्तीफा नहीं ले सकते। वही जो कर्नाटका के मंत्री ने कहा, वही बात जब कही तो उसका इस्तीफा ले लिया गया। कितनी शानदार डेमोक्रेसी है, लोगों को नजर नहीं आता। और इस सोशल मीडिया के युग में जो आप सर बार बार कह रहे हैं, पिछले 7-8 सालों से तो मैं आपको जब से सुन रहा हूं लगातार आप ये कहते हैं कि इनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि सोशल मीडिया आ गया है। एक तरफ ये प्रोपोगेंडा चलाते हैं और अगले कुछ ही घंटों के अंदर इनका झूठ सोशल मीडिया पर तैर रहा होता है। अब आप बताइए सर, आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? मैंने सुना था कि झूठ जो है अपना घर बना लेता है, लेकिन यहां तो झूठ घर बना ही नहीं पा रहा है, झूठ सत्य को ढक ही नहीं पा रहा है। यहां तो ये उल्टी गंगा बह रही है इनके साथ, ये हर बार। अच्छा, जो दिक्कत कहां है, अब कांग्रेस का कोर जो है वो टूट ही नहीं रहा है। राहुल गांधी के ऊपर जो विश्वास था सर, वो विश्वास समाप्त हो रहा है, और उसके लॉजिकल कारण है सर। इस तरह की अगर आप एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस प्रकार की हरकतें करेगा
तो 2014-2019 में हुआ, 2014 में तो नहीं, 2000, हाँ 14, 19 और 24, 29 में कुछ और होगा सर। मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ अपोजिशन बने, हार गए। अधीर रंजन चौधरी लीडर ऑफ अपोजिशन बने, हार गया। अब लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है सर? अब वायनाड वाला तो ऑप्शन दीदी के कारण खत्म हो गया ना। अब तो क्या पता अमेठी रायबरेली इस बार हार ही जाए कांग्रेस। कहानी खत्म जी। जरा दर्शकों को साझा करते हैं वो इस्तीफा जो अभी चर्चा का विषय है। जी ये देखिए, कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने सोमवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर अपनी ही पार्टी को घेरने वाले बयान के बाद पद छोड़ने को कहा था। राजन्ना का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। दिल्ली में विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। कहाँ निकाला, वो तो बीच में रोक लिए गए। राजन्ना ने रविवार को अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए तुमकुरु में पत्रकारों से कहा था, क्या कहा था सुने। मतदाता सूची तब बनाई गई थी जब कर्नाटक में पार्टी सत्ता में थी। तब उन्होंने इस पर आंखें क्यों मूंद ली। अगर हमारी आंखों के सामने गड़बड़ियां हुई और हमने तब आपत्ति नहीं जताई तो आज शिकायत करने का क्या औचित्य है। यानी राहुल गांधी बेंगलुरु में गए, 1-1.5 घंटा का प्रेजेंटेशन दिया मीडिया के सामने, चैनलों पर लाइव उसका प्रसारण हुआ और उन्हीं की सरकार के मंत्री ने उस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो ये तो पार्टी के भीतर में ही सहमति नहीं है, राहुल गांधी जो नाटक नौटंकी कर रहे हैं। नहीं, होनी भी नहीं है। देखिए कोई भी आदमी जो, देखिए वोट चोरी, चुनावी अनियमितता, दरअसल राहुल गांधी को यह भी पता नहीं कि खुद उनका कैडर कैसे वोट करवाता है। अच्छा, हो सकता है वो इस चुनावी प्रोसेस को समझते ही ना हो। ये तो राजा साहब की तरह जाते होंगे, वोट कर देते हैं लाइन में खड़े होकर के। हर बूथ पर उनके पोलिंग एजेंट्स बाहर में 300-400 मीटर पहले पर्ची का स्टॉल लगा के रखते हैं। आदमी आता है, उसको जान, क्योंकि सारे जान पहचान के ही लोग होते हैं, उनको पर्ची थमा देते हैं। तो पर्ची थमाते हैं, वहीं से हम लोग पर्ची कलेक्ट करते हैं। कितनी बार आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग न्यूज में भी दिखाते हैं कि वहां बूथ एजेंट बैठे हुए थे, उनके पास कोई पर्ची लेने वाला नहीं था। बीजेपी के पास बूथ एजेंट पर पर्ची लेने वालों की भीड़ थी। ये क्या है? चुनावी प्रोसेस उन्हें समझ में आता है। अच्छा, ये पर्ची लेके जाते हैं, तब क्या होता है? तब वहां पर जो बैठा हुआ है वो फोटो मिलाता है, फिर टिक मारता है, फिर इंक लगाता है। और फोटो कैसे मिलाता है? वोटर आईडी कार्ड के साथ मिलाता है। और कैसे मिलाता है? तो कह रहे हैं फोटो नहीं है, ये नहीं है। कितनी बार चुनाव आयोग के वेबसाइट में चीजें लेट अपडेट होती है, कभी कभी नहीं होती। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनका पोल खुल गया, वो गए, सारे पत्रकार गए हैं। वो जिस एक ही घर से कह रहे हैं 80 लोगों का ये है, वो रेड्डी का घर है, वहां पे मजदूर सब है। अब बेंगलुरु में जो रहा नहीं है सर, उसे पता नहीं। मैं 10 वर्ष रहा हूं सर। सबसे पहले हमें जाते ही रेंटल एग्रीमेंट बनवाना होता है, रेंट पे काम करने के लिए, रेंट पर रहने के लिए। 1 साल का रेंटल, मैं इंदिरापुरम में रहता था, 100 फीट रोड में। 1 साल का रेंटल एग्रीमेंट साथ में आता है। इन 2004 जो मैंने रेंटल एग्रीमेंट बनवाया था, अपने वोटर आईडी कार्ड से ही बनवाया था। तो वहां का वोटर आईडी कार्ड था, तो नहीं मान रहे थे। तो मेरा, जो लोगों को पता नहीं होगा, मैंने जो पहला ड्राइविंग लाइसेंस था वो कर्नाटका से मैंने बनवाया था। अब बताइए सर, कर्नाटका में मेरे पास रेंटल एग्रीमेंट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो वोटर आईडी कार्ड मेरे से कितना दूर था? जो लोग लंबा रहते हैं वही बनवा लेते हैं। अच्छा, भारत में सर एक और प्रोसेस है जिसे लोग वोट चोरी कह रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेटिक ढंग से तो जीत नहीं सकते लोग। वोटर आईडी कार्ड 2 जगह बनाने के बाद पहला जगह जो है सरेंडर भी कम ही करते हैं।
कौन करे यार, हो जाएगा, अपने ही कट जाएगा, 4 बार वोट नहीं देंगे तो काट देगा सब, आना जाना कम है। इसको अनियमितता कह सकते हैं कुछ लोग, पर एक्चुअली ये भारत के डेमोक्रेटिक पद्धति में ऐसे ही काम होता है। इसीलिए तो 100% वोटिंग नहीं होती ना, 65%, 60% वोटिंग क्यों होती है? सिर्फ पलायन कारण है। कर्नाटका में तो पलायन कम है, तमिलनाडु में तो कम है, तो तमिलनाडु में क्यों नहीं 100% हो जाता? केरला में तो ना के बराबर है, वहां क्यों नहीं हो जाता? और बंगाल में पलायन है, फिर भी 80-90% होता है। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी चूंकि सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि ईवीएम कैसे फंक्शन करता है। ईवीएम को जितने लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आधे से ज्यादा को मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, इस शो पर आए ओशियन नेटवर्क पर, और मैं भी रहूंगा। मेरा खुला चैलेंज है विपक्ष के किसी भी दल को, वो मुझे बताएं ईवीएम का चुनावी प्रोसेस क्या होता है और किस प्रोसेस में उन्हें लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है। एक फिल्म आई थी, लोगों का ब्रेन कैसे वॉश होता है, एक फिल्म आई थी जवान, उसके एक्टर को नेशनल अवार्ड अभी मिल गया, पता नहीं आईएमबी मिनिस्ट्री क्या कर रही है। उसमें दिखाया कि विलेन ने दिखाया कि करोड़ों लाखों ईवीएम फर्जी बना के रखे हैं। चलो उसने बना लिए, तो उस ईवीएम से वोटिंग कैसे हो जाएगी, मुझे ये बताओ। हो संभव है सर? किसी भी वोटिंग से पहले मॉक पोल होता है। जैसे ही फर्जी आप प्लेस करेंगे, वहां पर मॉक पोल होगा, जिसमें सभी पार्टी के जो चयनित लोग होते हैं वो वोट करके उसका रिजल्ट देखते हैं। तो वहीं पे वो ईवीएम में गड़बड़ी निकली, बाहर, खत्म। अब लोग कहते हैं नहीं, उसको रिप्लेस कर देंगे। तो उनको बताया जाए, सीरियल नंबर के साथ सील होता है सबके सामने, सीरियल नंबर सबके सामने खोला जाता है। सीरियल नंबर कैसे बदलेंगे? फेक वोटर आईडी कार्ड का बीच में स्ट्रांग रूम में रहने की बात करते हैं ये लोग। मतलब कितना झूठ, सिर्फ झूठ। और इस झूठ को हवा कौन देता है सर? इस झूठ को हवा देते हैं अजीत अंजुम, रवीश कुमार जैसे, जो अपने आप को प्रतिष्ठित पत्रकार कहते हैं। दरअसल ये लोग गांधी मीडिया है, लेकिन गांधी मीडिया के लिए एक शेर अर्ज है कि राहुल गांधी के घर के बाहर घूमते गली के एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, उनके घर के अंदर पिड्डी बिस्किट खाने वाले कुत्ते से पूछ क्यों नहीं लाते हो, तो मालिक ने इजाजत नहीं दी है। वो स्थिति है। कोई पत्रकारिता नहीं है, सिर्फ स्वांग, सिर्फ ढोंग, दिन रात झूठ। और उसी झूठ का ये अंतिम चरण है, क्योंकि इन्होंने मान लिया है सर कि डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं जीत सकते। हां, बांग्लादेश श्रीलंका रिपीट करने की बात लगातार विपक्ष के सांसद, विधायक, उनके प्रवक्ता ये कहने लगे हैं। अब यही एकमात्र तरीका है ओमकार सर, देखते हैं क्या होता है। कुछ बयान पढ़ता हूं, फिर टिप्पणी आपकी। राहुल गांधी, ये चुनाव आयोग का डेटा है, मेरा डेटा थोड़ा है जो मैं साइन करूं। हमने आपको ही दिया है, आप अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए, सबको पता लग जाएगा। ये सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, देश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है कि उसका डाटा फटेगा, इसलिए उसे कंट्रोल करने और छिपाने की कोशिश हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोगों के वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। ठीक है। जयराम रमेश, चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग नहीं हो सकता। केसी वेणुगोपाल, देश में कैसा लोकतंत्र है, सांसदों को चुनाव आयोग जाने की आजादी नहीं है। सुप्रिया सुले, हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। और किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने बहुत समय बर्बाद किया है, अब हम देश और संसद का समय बर्बाद नहीं होने देंगे। आज कुछ विधेयक भी पारित हुए हैं पार्लियामेंट में। मैं ये जानना चाहता हूं साहब, ये राहुल गांधी जहां से बीजेपी जीती है, उस महादेवपुरा का तो डेटा ले आए,
ये लोकसभा की धुले सीट का जिक्र क्यों नहीं करते हैं, जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी ने, विधानसभा क्षेत्र ने ही बहुत बड़ा अंतर कर दिया था। लगभग 2 लाख वोट उसमें एक तरफा पड़ गए थे, और जो बीजेपी का कैंडिडेट जीतने की स्थिति में पहुंच गया था, वो बड़े अंतर से हार गया। बड़े अंतर से मतलब 3,000 कुछ वोटों से हार गया, क्योंकि वहां की एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें मुस्लिम वोट एक तरफा पड़े और बहुत भारी संख्या में थे। इसी तरीके से ये रायबरेली की बात क्यों नहीं करते, ये वायनाड की बात क्यों नहीं करते, ये अमेठी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जहां जहां कांग्रेस जीतती है, ये वहां के डाटा चोरी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वहां की वोट चोरी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये लोग थोड़ा चीन से इंस्पायर है। जो मेरा है वो तो मेरा है, जो तुम्हारा है उस पर डिबेट करते हैं ना, उसमें आधा आधा करना है। आपको याद होगा सर, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक स्टेटमेंट था, अगर हम 40 सीट और जीत गए होते तो सरकार बना दिए होते। लोकतंत्र में नंबर कितना है सर? 272 का। कॉन्फिडेंस देखिए कहां जाना है कि किसी तरह 140 भी लेके आए और भाजपा का नंबर 272 भी रोक दे, अकेले भाजपा का 200 पे भी रोक देते तो शायद हम सरकार बना लेते। सभी पार्टियों का मिलकर 272 नहीं पहुंच रहा है, और 240 इनका पूरा अलायंस 232 और अकेले बीजेपी 240। स्टेटमेंट क्या आता है? जनता ने नकार दिया। ये लोग समझ चुके हैं कि ये हमारा प्राइम है, इससे ऊपर वो जाने की संभावना नहीं है, नीचे ही वो आएंगे। वो फोटो मैं हमेशा लाइब्रेरी में डाल के रखता हूँ, ये वाला। अच्छा करते हैं सर। तो मुझे ये बताइए सर, इसका मतलब क्या है? आपने डाल के रखा है तो मुझे बताइए सर, इसका मतलब क्या है सर? जीत गए थे ना ये तो अरे तो जब 2024 जीत में। गए हो 2024 के चुनाव, तो फिर प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे हो? तुम तो जीत गए हो ना, मोदी तो हार गया है, अब किस बात का प्रोटेस्ट? और खैर, प्रोटेस्ट कर भी लिया तो हम तो कह रहे हैं कि चलो मिलजुल के साथ में एसआईआर कराते हैं। फिर अभिषेक बनर्जी और तुम लोग मिलकर के ये बंगाल में एसआईआर रुकवाने क्यों जा रहे हो? तुम दोनों तो अलायंस में भी नहीं हो। बंगाल में क्यों एसआईआर रुकवाना चाहते हो? तुमको तो साथ में आना चाहिए कि यस, चुनाव आयोग इज डूइंग मार्वलस जॉब, आई एम कंप्लीटली एग्री विद चुनाव आयोग, एंड वी मस्ट सपोर्ट दिस एसआईआर। आपका स्टेटमेंट तो ऐसा आना चाहिए था। तो एसआईआर से दिक्कत क्यों है? पता है ना कि जो फर्जी वोटर बनवाए हैं, लगवाए हैं, दरअसल ये सब कारस्तानी इन्हीं के हैं। ये जितना कुछ इन्होंने किया, ये सहारा इन्हीं का है। वो बिना फोटो वाला भी, वो लोग भी आहत हुए, वो लोग परिवार को सामने आना पड़ा, उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी। इस पर तो मल्टीपल एफआईआर होने चाहिए सर। बिल्कुल। आइडेंटिटी रिवील करने के, किसी के एड्रेस रिवील करने के, सीक्रेट डेटा रिवील करने के। 80 लोगों का जिनके ऊपर बोला कि एक ही एड्रेस पे कैसे है, तो एक ही एड्रेस पे नहीं होगा, मजदूर है तो कहां, कौन सा एड्रेस पर होगा? और ये देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से लोगों की आइडेंटिटी क्लोज करते हैं, और इस तरह के प्रेजेंटेशन करते हैं, इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करते हैं, उनकी साख को गिरा रहे हैं। वो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हाँ, वो इसीलिए, मैं इसीलिए बोल रहा था सर, ये बनने का सोच सकता है, क्योंकि 7 समंदर पार जो बैठा है वो मोदी से डील निगोशिएट नहीं कर पा रहा है। नया ऑफर आया है ना, कह रहे हैं हम तो रिजीम चेंज कराने में माहिर हैं, हमने तो पूरी दुनिया में कराई है। लेकिन बेटा गलत सोच रहे हो, ये भारत है। कल रक्षा मंत्री ने बोला ना, अगर उस रक्षा मंत्री के बातों को मैं पूर्वांचल के एक्सेंट में ट्रांसलेट करूं तो यही है, कहने का मतलब आस्तीन चढ़ा के जो हम लोग बात करते हैं, ज्यादा चौधरी ना बनो। हमारे यहां चौधराहट नहीं चलती, दुनिया भर का चौधरी में हम खुद ही चौधरी हैं। तो हमारे यहां जो हमारे जैसे पश्चिमी यूपी में डोनाल्ड ट्रंप चौधरी माने जाएंगे, या हमारे जाट बिरादरी के लोग चौधरी माने जाएंगे? उनसे चौधराहट कौन करेगा? उसी प्रकार से चौधरी तो मोदी ही है, और वो तुम्हारे आगे नहीं सरेंडर कर रहा है, तो दुख है।
अब सोच रहे हैं कि शायद रिजीम चेंज कर लेंगे। तो राहुल गांधी और इकोसिस्टम ने बोला होगा सर आपकी सारी शर्तें मान लेते हैं, आप पीएम तो बनवाइए। मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में तो बोल ही आए थे, हमारी मदद कीजिए, हमको सत्ता में लेके आइए। वो एंकर भी हक्की बक्की रह गई, बोले क्या बोल रहे यार, मेरी चैनल की वैसे रेपुटेशन। आजकल मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस ऑफिस में कोई चाय भी पूछने वाला नहीं है। हाँ तो समय आता है ना, समय बदल गया है ना। पहले वो कांग्रेस हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू का, फिर कांग्रेस आई, इंदिरा वाली बनी, अब ये सोनिया गांधी वाली कांग्रेस है। यहां तो मुस्लिम लीग और लेफ्टिस्टों का जमावड़ा है। आप कहां राजनयिक दल और वो सब घुमाने वाले लोग, उनके उनका काम हो गया है, वो रिप्लेस्ड। अरे यहाँ तो आज शो के शुरुआत में मैंने कहा, यहाँ तो मुझे योगेंद्र यादव बेरोजगार होता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं ओंकार सर, इतना दुख है। नहीं, वो तो हिंदी फिल्मों में भी एक दौर के बाद जो है वो हास्य अभिनेता का किरदार भी वो करने लगे थे ना, जिनको नायक बना करके पेश किया जाता है। अमिताभ तो बच्चन। हाँ, तो राहुल गांधी को भी ये वहम है कि जब फिल्मी पर्दों पर वो लोग हास्य अभिनेता की भूमिका भी कर सकते हैं, तो फिर केस्टो मुखर्जी की या दूसरे हास्य कलाकारों की क्या जरूरत है, असरानी की क्या जरूरत है, मैं ही कर लूंगा। वही तो हाँ तो करना करिए। है जो जो शोले में वो कर रहे थे, वो हा हा करके। बहरहाल, हाँ ये मोदी की सेहत में तो कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई मुझे दे नहीं रहा है। आज एक वो सांसदों के लिए 184 फ्लैट का उद्घाटन करते हुए बाबा खड़क सिंह मार्ग पर समारोह में वो चुटकी ले रहे थे। अच्छा, पूरी दुनिया उनको डिस्टेबलाइज करने में लगी हुई है और उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, वही मुस्कान, वही चुलबुलापन, वही चुटकुले। वो कह रहे हैं कि इनमें से एक खंड का नाम कोसी नदी पर रखा हुआ है, तो लोग अब बिहार इलेक्शन से इसको जोड़ेंगे। यानी वहां भी वो चुहलबाजी करने में जो है वो पीछे नहीं रहे। अ, सर मोदी के कॉन्फिडेंस का कारण है सर, एक तो वो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, उनका संवाद जो है अपने लोगों से वो डायरेक्ट है। बिहार में आए और उन्होंने बताया कि इसकी कीमत पूरी दुनिया के आगे उन्होंने अंग्रेजी में बोल के बता दिया कि पूरी दुनिया के आगे चुकाएंगे पाकिस्तानी। हो गया, क्लियर हो गया। तो भाई जो जनता के प्रति डायरेक्ट जवाबदेह हो, वो ये फर्जी मीडिया, ये फर्जी आंदोलन जीवी, ये टाइम पास सांसद जीवी, इनसे इनसे वो डरेगा क्या? वो जानता है कि मुझे सवाल करेगी जनता और मैं जनता से पूछूंगा और जनता को मैं उत्तर दूंगा। बिहार चुनाव शुरू होने दीजिए। जैसे आपने आपने तो खाया होगा, बहुत सारे एलीट क्लास के लोगों ने नहीं खाया होगा खुद से पका के भुट्टा। आप लोग भी भुट्टा बोलते हैं, मक्को बोलते हैं, पता हाँ नहीं। हाँ, भुट्टा ही होता है, भुट्टा ही भुट्टा होता है। बोलते हैं। उसको जब छीलते हैं परत तो बहुत सारा रेशा होता है। उस रेशे को भी जब जैसे साफ करते हैं बारीकी से, तो अभी मोदी जी एक एक रेशा जब निकाल के हमला करना शुरू करेंगे ना, तब तिलमिलाहट देखिएगा। आज तो चिराग पासवान ने यह भी कह दिया कि ये लोग तो आतंकवादियों के हमदर्द बने घूम रहे हैं। अब पूरे चुनाव में जब चिराग पासवान 243 सीट पर बोलेगा ये लोग आतंकवादी समर्थक हैं, आज नहीं तो कल तो ये होना ही था, तेजस्वी वर्सेस चिराग, वो तो होगा ही। अभी लोग 2025 के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मैं तो 2032 2033 के दृष्टिकोण से देख रहा हूं। बहुत आयु पड़ी है चिराग के आगे ना, लंबा राजनीतिक कैरियर है और मोदी जी का आशीर्वाद है उस आदमी को। उस आदमी को लोग बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं। बिना मोदी जी से पूछे और उनके सलाह के वो कोई निर्णय बिहार की राजनीति में इवन स्टेटमेंट नहीं जाता। लोग सोचते हैं हर एक स्टेटमेंट अभी शाहबाद में रैली की थी, मुझे पता है कि वो किसके इशारे पर रैली हुई है। तो चिराग पासवान जब पूछेगा कांग्रेसियों को जहां पे वो खड़े होंगे कि काबे आतंकवादी के साथ खड़े होते हो, तो बिहार का एक ब्लड है और ब्लड मैच बड़ा करता है पश्चिमी यूपी, या यूं कह लीजिए वो राष्ट्रवादी ब्लड जो है ना, वो थोड़ा सा वो ब्लड बहुत ज्यादा है। उससे आप देखेंगे इवन पश्चिमी यूपी में भी इन लोगों ने सारी गुलाटियां मार ली। इससे एक कहानी याद आई सर आपके दर्शकों के लिए स्पेशल। जी एक जी। बार जंगल में एक बंदर ने बोला कि भाई ये डेमोक्रेसी है, मजाक चल रहा है, ये जंगल में शेर को राजा बना दिया है, ये तो खुद ही जानवरों को खा रहा है, मुझे राजा बनाओ।
अगले इलेक्शन में सबने बंदर को चुन लिया। फिर अगली सुबह शेर एक मेमने के बच्चे को उठा के ले गया। मेमना गई बंदर राजा के पास, बोली बचाइए। तो बंदर कभी इस पेड़ पे गुलाटी मारे, कभी उस पेड़ पे गुलाटी मारे। सभी गुलाटी मारने के बाद उससे पूछा गया, भाई तू कुछ कर क्यों नहीं रहा? तो उसने बोला, भाई मेरा तो यही काम है, बताओ मेरा गुलाटी मारने में कोई मैंने कमी कोई रखी हो तो बताओ। तो राहुल नहीं, गांधी का ये, मेरी भाग दौड़ में तो कोई कसर है नहीं। हाँ वो कसर तो है नहीं। तो राहुल गांधी वही है सर, आंदोलन कर लिया, सड़क पे दौड़ लिया, कराटे कर लिया, ताइक्वांडो कर लिया, टी शर्ट पहन लिया, जूते पहन लिए, सब कर लिए सर, ट्रक में घूम लिया, दाढ़ी भी तो बढ़ाई थी। दाढ़ी भी एकदम एकदम मार्क्सवाद की तरह एकदम लग रहे थे। लेकिन सब करने के बाद भी गुरुजी चुनाव तो नहीं जीते, बुरी तरह हरियाणा हारे। अच्छा, एकमात्र पूरे देश में आप व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि जितना आसान लोगों को हरियाणा लग रहा है, मैं कह रहा हूं हरियाणा वैसा है नहीं। और इवन हम सब भी सशंकित थे, लेकिन आप 2 बार मैंने आपको बुलाया था अपने चैनल पर, आप कभी सशंकित नहीं थे। क्यों? ये इसीलिए वो हारे क्योंकि सबको दिख रहा है कि राहुल गांधी बढ़ रहे हैं, किसी ने ये नहीं देखा कि मोदी कतई कम नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये और बताइए, तेजस्वी यादव जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो जो उन्होंने पहचान पत्र लहराया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जमा क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये 1 अगस्त को सबको सूची दे दी गई थी, ऐतराज क्यों नहीं कर रहे हैं? जिनके गलत तरीके से नाम कटे हैं उनको सामने लेकर के क्यों नहीं आ रहे हैं? आज 11 अगस्त है सर, 11 दिन हो गए सर। आप बताइएगा, मैं बता रहा हूं ये लोग 30 अगस्त के आसपास शायद जगेंगे, जब लास्ट दिन खत्म होने वाला होगा। एक भी सूची में इनके लोग ये ना कह सके कि भाई गलत हो रहा है। तो इनसे पूछना चाहिए, जब सूची में कोई खराबी नहीं, कोई ये नहीं है, तो एसआईआर का विरोध किस बात का ये कर रहे हैं? आज अखिलेश यादव वो बैरिकेड फांद रहे थे, कुछ चुभ जाता तो फिर यही कहता ना मोदी राज में सांसद भी सांसद के इसमें विशेष स्थान में कुछ चुभ गया, ये हीरोगिरी। अच्छा, ये लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वो बैरिकेड कूदे क्यों? ऐसी क्या क्या पता, मतलब मजबूरी हो गई? कोई लाठी चार्ज हो गया था, या कोई आप मतलब 144 तोड़ रहे थे, या कोई आपको एज सच जबरदस्ती रोक ही रहा था? जरूरत क्या थी बैरिकेड पे चढ़ने की? या सीन कुछ क्रिएट नहीं कर हुआ। रहे थे कि मैं मीडिया में आ जाऊं, राहुल गांधी ही हाईलाइट ना हो? तो वही तो हुआ, आज का सारा लाइमलाइट तो अखिलेश ही ले गए ना, उन्हीं का तो दिख रहा है, राहुल गांधी कहां ले गए? आज तो 300 सांसदों की बात हो रही है तो बेहोश होती हुई महुआ दिख रही है, कूदते और फांदते ये दिख रहे हैं। टीएमसी की 2 सांसद बेहोश हो गई कि सारी लाइमलाइट राहुल गांधी को ना मिल जाए, तो कम से तो कम हम भी पिक्चर में आ जाएं। देखिए, दिक्कत वही है कि सारो सबको बंदर बाट करने की आदत है, तो यहां भी तो वही है ना कि सारा लाइमलाइट कोई और ना ले जाए। ये सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, सब पीआर एजेंसी हैं, सबको अपना अपना पीआर देखना है। मोदी को टेंशन है नहीं, मोदी को कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, वो एक मीम जितनी मेहनत ये इन ड्रामेबाजियों में कर रहे हैं, दिल्ली में चूंकि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है तो सारा फोकस इनका यही है, और पता लगा कि आरएसएस बीजेपी वो सब बिहार में कई महीने से निचले स्तर पर लगी हुई है, काम कर रही है अपना, और जी बूथ स्तर पे सारी तैयारियां अभी से कर रही है। चुनाव घोषणा जब होंगे तब होंगे, जी तो वो तो जी वहां लगे हुए हैं जमीन पे, और ये यहाँ मीडिया की सुर्खियों में, और कूद फांद कर रहे हैं बैरिकेड के ऊपर, और तालियां बजा रही हैं प्रियंका वाड्रा यहाँ पे। तो तालियां बजाने से वोट मिलते हैं या जमीन पे काम करने से वोट मिलते हैं? इतनी साधारण सी बात अगर कांग्रेस को समझ में आ जाती तो सेवा दल को ये लोग वापस लेके आते। इनको इनको यही लगता है कि सोशल मीडिया सब कुछ है। भैया, गांव का या बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी सर एक्स पर है, सर ट्विटर पर है? पूरे बिहार की 1% आबादी नहीं है, और उस आबादी के भरोसे आप चुनाव बदल देना चाहते हैं।
अरे सोशल मीडिया का वही एक काम है कि वो आधा परसेंट 1% थोड़ा बहुत स्विंग इधर उधर करा सके। असली तो लड़ाई जो 8 से 10% का ये जो गैप है उसका है, वो तो मेंटेन कर ही रही है ना सरकार। मुझे लग रहा है सर, इस तरह की ड्रामेबाजी के बाद बिहार की हार हिस्टोरिक ना हो जाए सर, ऐतिहासिक हार ना हारे। महाराष्ट्र जैसा नतीजा होगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि बिहार की जनता भी बोल रही है। आज शाम को बाहर निकला था, बोला कि ऐसे तो राहुल गांधी खत्म ही करके मानेंगे पार्टी। देखते हैं क्या होता है। तैयब अली प्यार का दुश्मन भी चल ही रहा था बस में। अच्छा लगा। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत 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 प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।